अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली वीडियो में लीज और बोरो एंड बाई को थियोरेटिकली देखा था और अब हम उसकी एक छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर ये देखते हैं कि जो चीज़ें हमने थियोरेटिकली डिस्कस करी थी वो यहाँ पर कैसे अप्लाई होंगी। तो उसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन है और उसकी डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर कर ये डिटेल्स अपने पास नोट डाउन कर लें। इन डिटेल्स में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मशीन की कॉस्ट दैट इज 1.8 मिलियन। ठीक है। यूजफुल लाइफ 3 इयर्स। रेजिडुअल वैल्यू ₹1 मिलियन। टैक्स डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टैक्स रेट 20%। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। Surplus operating cash flows generated per annum over the life of asset ₹600,000 pre-tax। यानी कि एक मशीन है वो खरीदने का आप सोच रहे हो। आप अगर रिक्वायरमेंट देखते हो तो बोलते हैं whether the asset should be acquired or not, if acquired whether the company must opt for borrow and buy or lease the asset। एक एसेट है, आप ये सोच रहे हो कि वो एसेट जो है वो आप खरीदो और उस एसेट से रेलिवेंट सारे के सारे आपको यहाँ पर कैश फ्लोज दिए हुए हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप पैसे बोरो कर कर फंड्स बोरो कर कर इस एसेट को बाई कर लो। इस केस में क्या होगा, बोरो द अमाउंट टुडे, आज आप पैसे बोरो करोगे। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तीसरे साल के आखिर में पूरा का पूरा बोरोड अमाउंट आप वापस करोगे। इंटरेस्ट टू बी पेड एट 14% पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और हर साल के आखिर में 14% के हिसाब से आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे होगे। ऑप्शन नंबर 2 है लीज एसेट एट एन एनुअल रेंटल ऑफ ₹900,000 पर एनम फॉर 3 इयर्स विद रेंटल्स पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। दूसरा तरीका ये है कि आप एसेट के लिए कोई लोन ना लो, आप एसेट खरीदो नहीं, आप एसेट जो है वो लीज रेंटल्स के जरिए हासिल कर लो और उसको 3 साल चलाओ। अब ये आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसको आपने पहले तो अच्छे से एब्जॉर्ब करना है, लिखना है, सुनना है, समझना है हर बात को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पिछले चैप्टर से लिंक्ड हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो एसेट हम खरीदेंगे भी या नहीं, और उसके लिए ये वाली चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट है। और हम इसके ज़रिए ये देखेंगे कि आखिर इस एसेट को खरीदना वायबल है भी या नहीं। और उसके लिए हम डिस्काउंट करेंगे अपने कैश फ्लोज को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक से, जो सवाल में 15% है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट करें और फिर अगली स्क्रीन पर चलिएगा मेरे साथ। तो मैंने ये आपके सामने डिसीशन की वर्किंग करी हुई है कि क्या हमें आखिर एसेट खरीदना भी है या नहीं। अच्छा, अब देखिए इसमें डिसीशन नंबर 1, जो हमारा डिसीशन है यानी कि क्या हमें ये एसेट खरीदना भी है या नहीं, उसमें भी दो मेथड से मैंने इसको सॉल्व किया है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 क्या है, जो हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर रहे हैं, लीज एंड बोरो एंड बाई के दो फैसले थे, क्या हमें इन्वेस्टिंग करनी है या नहीं, और फिर हमें फाइनेंसिंग कैसे करनी है। तो हमने अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लिखे। ये सारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 6 लाख 6 लाख 6 लाख सवाल में दिए हुए हैं। डेटा अगर आपने कॉपी किया है, देखा है, तो आपको पता होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, आपने यहाँ पर एक वर्किंग करी है अपनी डेप्रिसिएशन की। 1.8 मिलियन एसेट की कॉस्ट थी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और डेप्रिसिएशन का रेट था 10%। तो आपने 1.8 मिलियन का 10% लिया, पहले साल के आखिर की नेटबुक वैल्यू आई। इस नेटबुक वैल्यू का 10% लिया, दूसरे साल के आखिर की नेटबुक वैल्यू आई। इस नेटबुक वैल्यू का 10% लिया, तीसरे साल की डेप्रिसिएशन, तीसरे साल के आखिर की नेटबुक वैल्यू आई। और सवाल में ये लिखा हुआ था कि आप ये एसेट स्क्रैप कर सकते हो, इसकी रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, डिस्पोजल प्रोसीड्स 1 मिलियन है। तो अगर मैं 1312 की नेटबुक वैल्यू की चीज 1 मिलियन में डिस्पोज ऑफ करता हूं तो मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल है 312,200 का। ठीक है जी। ये वर्किंग बड़ी आसान है, आप लोग इसको देखकर समझ चुके होंगे। डेप्रिसिएशन हमने हर साल जो रेलिवेंट थी हमारी वर्किंग से वो यहाँ पर मैंने प्लग इन कर दी। ये स्प्रेडशीट भी आपको मिल जाएगी तो इसलिए इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। और लॉस ऑन डिस्पोजल मैंने यहाँ पर लिख दिया तो मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ गई, यानी कि ये वो इनकम आ गई जिस पर टैक्स लगेगा। टैक्स वाला डिप्रिसिएशन को एज अलाउेबल एक्सपेंस अलाउ करता है, बोलता है माइनस करो, उसके बाद जो अमाउंट बचे उस पर टैक्स अप्लाई करना। और साथ में जो हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल है उसको भी अलाउ करता है। तो हमारे पास ये जो इनकम बच गई इस पर मैंने 20% का टैक्स रेट है वो अप्लाई किया, टैक्स कैलकुलेट हो गया।
उसके बाद मैंने जो ऊपर दो चीजें माइनस करी थी, दैट इज लॉस ऑन डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन, इन दोनों को ऐड किया। इसकी लॉजिक बहुत सारी बार नेट प्रेजेंट वैल्यू के सवालात में भी आई है। रीजन ये होती है कि ये किसी को आप पे नहीं कर रहे होते हो, और जब आप किसी को ये अमाउंट पे नहीं कर रहे होते हो तो ये आपका कैश का आउटफ्लो नहीं होता है। ऊपर आपने माइनस इसलिए किया होता है कि टैक्स सही कैलकुलेट हो जाए, और नीचे उतनी ही अमाउंट आप एड बैक कर देते हो। सर एक और तरीका भी तो है, हम इसके सिर्फ बेनिफिट को प्लग इन कर दें। बिल्कुल, वो मेथड नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया है। मेथड नंबर 1 में मैंने क्या किया है कि डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन डिस्पोजल माइनस किया, और वही अमाउंट नीचे मैंने एड बैक भी कर दिया। साथ में 1.8 मिलियन मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल यानी कि जब एसेट बेचूंगा तो 1 मिलियन रुपया आएगा। सर ये ऊपर ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि टैक्स वाला इस पर टैक्स नहीं लेता, टैक्स वाला गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल पे टैक्स की चार्जिंग करता है, रादर देन के जो सेल्स प्रोसीड्स हो। और इसी तरह से जब आप एसेट खरीदते हो तो वो आपका एक नॉन करंट एसेट है, वो आपका एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो आपका रेवेन्यू या एक्सपेंस नहीं है कि वो टैक्स की वर्किंग्स में आए और उस पर टैक्स लगे। ये आपके नेट कैश फ्लोज हो गए, ऊपर से सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज आ गई। और इसको आपने जो है अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो सवाल में पोस्ट टैक्स 15% दिया हुआ है उससे डिस्काउंट किया। जब आपने इससे डिस्काउंटिंग करी तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 69496 की पॉजिटिव आ रही है। यहां तक आपको ये पता चल गया कि भाई इन्वेस्टमेंट हमें करनी है। अच्छा सर, मेथड नंबर 2 भी दिखा दें? जी हाँ, मैंने यही सेम वर्किंग मेथड नंबर 2 से भी की है। जैसे आपने पहले स्क्रीन पॉज कर सवाल नोट किया, दूसरी बार स्क्रीन पॉज कर ये सारी चीजें देख ली, नोट कर ली, समझ ली, और अपने कैलकुलेटर पे गो थ्रू कर ली। स्प्रेडशीट की फाइल तो आपको, एक्सेल की फाइल तो खुद ही मिल जाएगी। तो अब आप जब इसको नोट कर लें, समझ लें, तो फिर आप मेथड नंबर 2 पर आइएगा। मेथड नंबर 2 से भी सेम आंसर आ रहा है। मेथड नंबर 2 में हम करते ये हैं कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको 20% का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टैक्स के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके माइनस होने से जो बेनिफिट आने होता वो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। अब होता ये है कि देखें, अगर आपके पास डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन टैक्सेबल इनकम को कम करती है और फिर टैक्स कम चार्ज होता है, तो उसका जो बेनिफिट है ना वो यहीं पर हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन का 20%, डेप्रिसिएशन का 20%, डेप्रिसिएशन का 20% और लॉस ऑन डिस्पोजल का 20%, यह हमें टैक्स वाला जब एक्सपेंस चार्ज करता तो इतना टैक्स कम लेता। साथ में मैंने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो 6 लाख के थे उसका 80% क्यों लिया? क्योंकि उसमें से भी 20% टैक्स माइनस होना, यानी कि मैंने यहां पर ही टैक्स को किसी तरह से एडजस्ट कर दिया। ये वर्किंग भी आप कर सकते हैं अपने पेपर्स में अगर आप इससे कंफर्टेबल है, या आप मेथड नंबर 1 पर जा सकते हैं। मेथड 1 मेथड 2 दोनों आपके लिए पॉसिबल हैं, आप कर सकते हैं। ये अमाउंट्स आ गए हमारे पास नेट कैश फ्लोज के, आप देख रहे होंगे ऊपर से ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेंगे, और इसी तरह से आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू भी मैच कर रही होगी। दोनों मेथड्स एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो इन दो मेथड्स को अच्छे से समझ लें। यहां पर आपका लीज और बोरो एंड बाय का मेन काम शुरू नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल आपका वैक और एनपीवी निकालने वाला काम था जो दूसरे चैप्टर्स में भी किया है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी भी है या नहीं करनी है, और हर फिगर हर वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी कि क्यों हमने इंक्लूड करी है। बहरहाल ये एक काम हो गया आपका। अब आते हैं डिसीजन नंबर 2 पर। वो क्या है? सिंस एनपीवी ऑफ फर्स्ट डिसीजन इज पॉजिटिव, एनपीवी पॉजिटिव है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, वी नाउ डिसाइड वेदर टू गो फॉर बोरो एंड बाय और टू लीज द एसेट। अब हमें ये डिसाइड करना है कि क्या हमें एसेट को खरीदने के लिए पैसे बोरो कर कर उसको खरीदना चाहिए, या एसेट को हम लीज पर यानी कि रेंटल्स पर हासिल करें। अब इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। मेथड नंबर 1 वो मेथड है जिसमें हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक से कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करते हैं। और वैक वाले मेथड में गौर से सुनिएगा, वैक वाले मेथड में भी दो तरीके हैं। एक तो मेथड नंबर 1 जो यहां शो हो रहा है, देखिए मैंने क्या हेडिंग दी हुई है, डिस्काउंटेड यूजिंग वैक, यानी कि आप जो बोरो एंड बाई वाले या लीज वाले जो कैश फ्लोज हैं उसको वैक से भी डिस्काउंट कर सकते हैं। उसमें दो मेथड्स हैं, मेथड नंबर 1 जो यहाँ पर किया हुआ है, और मेथड नंबर 2 जो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। ठीक है, यानी कि सर क्या हम सवाल में क्या करेंगे? सवाल में आपने पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है, उसके लिए तो आपने वैक यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ डिस्काउंट फैक्टर लेना है। उसके बाद जब आप दूसरा फैसला यानी कि फाइनेंसिंग वाला फैसला कर रहे होंगे तो उसमें आप या तो वैक को डिस्काउंट फैक्टर लेंगे। अगर वैक को डिस्काउंट फैक्टर लेंगे तो ये मेथड नंबर 1 है, ये वैक वाला ही है, ये वैक वाला ही है। वैक में भी दो तरीके हैं, वैक में एक ये तरीका है मेथड नंबर 1, या वैक को अगर यूज कर रहे होगे तो ये मेथड नंबर 2 है, ये मेथड नंबर 2 है। ये दोनों वैक के ही मेथड्स हैं।
लेकिन सर अगर हम वैक को यूज ना करें तो फिर क्या कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं? जी हाँ, आप यूज कर सकते हो आईआरआर या कॉस्ट ऑफ डेट। आईआरआर या कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट, ये आपका सेकंड मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? मेथड नंबर 2, यानी कि जनरली सवालों में आप देखोगे, सवालों के सोल्यूशन में देखोगे कि कॉस्ट ऑफ डेट को या आईआरआर को एज अ डिस्काउंटिंग रेट यूज किया गया है, क्योंकि अब जितने भी कैश फ्लोज हैं वो फाइनेंसिंग वाले हैं, वो डेट वाले हैं, तो हम इसमें वैक क्यों यूज करें? तो हम आईआरआर या कॉस्ट ऑफ डेट को डिस्काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सोल्यूशन किया हुआ है। अब बारी बारी समझते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि अगर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक यूज कर रहे होंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि वैक यूज कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे? बोरो एंड बाय का फैसला। बोरो एंड बाय का फैसला क्या था? कि फंड्स को बोरो किया जाए और फिर एसेट को खरीदा जाए। हम देखेंगे कि अगर हम फंड्स को बोरो कर कर और एसेट को परचेज करते हैं, तो क्या कैश फ्लोज अराइज होते हैं? ठीक है। देखिए, ये वो कैश फ्लोज हैं जो लीज के केस में अराइज नहीं होंगे। ये वो कैश फ्लोज हैं जो लीज के केस में अराइज नहीं होंगे। ये तब अराइज होंगे जब आप फंड्स को बोरो कर रहे होगे और एसेट को बाय कर रहे होगे। इस केस में आप एसेट खरीद रहे होगे। ठीक है। एक जगह से लोन आएगा, एक जगह से लोन आएगा, और वो जितना लोन बैंक आपको देगा, या आप हो, ये बैंक है, बैंक ने 1.8 मिलियन एक हाथ से दिए, दूसरे हाथ से आपने 1.8 मिलियन से एसेट परचेज कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1.8 मिलियन है, एसेट परचेज करोगे। लीज वाले केस में एसेट परचेज नहीं करोगे, ये कैश फ्लो नहीं होगा। रिसिप्ट ऑफ फंड्स, बैंक से लोन आया होगा जिससे एसेट परचेज किया होगा। बैंक क्या मांगेगा आपसे? बैंक आपसे इंटरेस्ट मांगेगा हर साल। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ है? 1.8 मिलियन का 14%। आपने सवाल अगर लिखा हुआ हो, तो हमारे पास सवाल के हिसाब से हमने 1.8 मिलियन का लोन लिया एसेट परचेज करने के लिए, और उस लोन पर 14% का इंटरेस्ट देना है, तो हर साल हम इंटरेस्ट दे रहे होंगे। ये सवाल में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सवाल में बोरो एंड बाय के नीचे लिखा हुआ है, बोरो द अमाउंट टुडे, आज आप पैसे बोरो करो। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, जो आपने पैसे बोरो किए हैं वो तीसरे साल के आखिर में लौटाओ। इंटरेस्ट टू बी पेड एट 14% पर एनम एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और हर साल के आखिर में 14% के हिसाब से इंटरेस्ट दो। तो बोरो एंड बाय के फैसले में आपने पैसे लिए, फिर वो उस पैसे से एसेट खरीद लिया। हर साल आप इंटरेस्ट दे रहे हो, 1.8 मिलियन का 14%। जब आप अपनी बुक्स में इंटरेस्ट को एज ए एक्सपेंस चार्ज करोगे, तो उसकी वजह से आपको टैक्स की सेविंग्स होंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट हम वैक के या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसका 20% सेविंग हो रही है। साथ में आप प्रिंसिपल वापस करोगे तीसरे साल के आखिर में, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है। सेल्स प्रोसीड्स, अब क्योंकि बोरो एंड बाय है तो एसेट आपका था तो तीसरे साल के आखिर में आप एसेट को बेच रहे होगे। जब एसेट को बेच रहे होगे तो उससे 1 मिलियन आ रहे होंगे। साथ में आप अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन को चार्ज कर सकोगे, लीज वाले केस में नहीं कर सकोगे। लीज वाले केस में तो किराए पे ली है चीज, जैसे कि हमने बेसिक लेक्चर में डिस्कस किया। यहां पर हमारी चीज हमारे ओनरशिप में है, तो उसकी डेप्रिसिएशन से हमें कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। सर ये कौन सी वैल्यूज हैं? ये वही वैल्यूज हैं जो यहाँ से हम लेकर आ सकते हैं, यहाँ से हम लेकर आ सकते हैं। ये फायदे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ये वही फायदे हैं ना जो हमें मिलेंगे अगर हम एसेट को खुद खरीद लेते हैं। तो हम 3 साल की जब अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो डेप्रिसिएशन के 20% का जो भी अमाउंट बनता है उतना हमें टैक्स कम पे करना पड़ेगा। फिर हमने लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग भी करी थी। जब हम एसेट को बेच रहे थे तो उस पर लॉस हो रहा है तो टैक्स वाला उसको जो है वो एज अ टैक्सेबल एक्सपेंस अलाउ करेगा। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने नॉर्मल एनपीवी के सवालात में बहुत बार देखी हैं, और ये वैल्यू भी इधर से ही आई है। ठीक है जी। तो आप जब मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 आपने डिसीजन वन का इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मेथड 1 और 2 अच्छे से गो थ्रू करा होगा, तो ये वैल्यूज आपको मसला नहीं करेंगी। ये वैल्यूज डायरेक्ट डायरेक्ट आपने वही वैल्यूज लिखी हैं जो आपने पहले लिखी थी। अब देखिए, याद रखें कि ये सारे कैश फ्लोज वो हैं जब आप एसेट को फंड्स बोरो कर कर बाय करेंगे। ये वो कैश फ्लोज हैं जो आप एसेट को खरीदने के लिए पैसा बोरो करेंगे और उस पैसे से एसेट को परचेज करेंगे, तो रियलाइज होंगे, अराइज होंगे। अच्छा, इनको आपने डिस्काउंट कर दिया, ये नेट कैश फ्लो सारे साल के कैलकुलेट कर कर, और इनको आपने डिस्काउंट कर दिया यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका आंसर आया -870279। अगर आप एसेट को लीज पर हासिल करते हैं, अगर ऑप्शन नंबर 2 थे, ये लीज पर हासिल करें, तो लीज पर हासिल करने के लिए ईयर 1, 2 और 3 पर 9-9 लाख रुपए का आप रेंटल पे कर रहे हो। रेंटल आपके लिए आउटफ्लो है। ये हमने ऊपर जो डेटा है उसमें आप देख रहे होंगे 9 लाख रुपए का रेंटल हर साल का आ रहा होगा।
और टैक्स वाला इस रेंटल पर टैक्स रिलीफ देता है। वो 9 लाख रुपए टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस शो करने देगा। जब वो टैक्स अलाउेबल एक्सपेंस 9 लाख रुपए शो करने देगा तो आपको उस पर टैक्स की सेविंग होगी, वो 20% के हिसाब से यहाँ पर हर 9 लाख के रेंटल पर आ रही है। ये आपके नेट कैश फ्लोज हुए। अगेन इसको भी आपने वैक से डिस्काउंट कर लिया, सारी प्रेजेंट वैल्यूज निकालकर उनको ऐड किया तो एनपीवी आपकी -1643922 आ रही है। अब सर ये तो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गौर से सुनो, इसमें एक कैश फ्लो मिसिंग है। पहली बात, सर कौन सा कैश फ्लो मिसिंग है? हम जब बेसिक लेक्चर पढ़ रहे थे ना, जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैं कह रहा था कि हम सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज को इंक्लूड करेंगे। अगर कोई ऐसा कैश फ्लो है जो दोनों वर्किंग्स में कॉमन है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पर जो कैश फ्लोज है वो मुकम्मल प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज नहीं है। देखिए, जब आप मशीन खरीदेंगे तो वो मशीन आपको ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी तो हर साल 4,80,000 रुपए के जनरेट कर कर दे रही होगी। सवाल में लिखा हुआ था 6 लाख प्री टैक्स, उस पर 20% को टैक्स से नेट करो तो 6 लाख का 80% यानी कि 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000। सर ये 4,80,000 आपने इधर क्यों इंक्लूड नहीं किया? देखो, हम क्या करते हैं, हम हमेशा रेलेवेंट कैश फ्लोज की प्लॉटिंग करते हैं। अगर हम रेलेवेंट कैश फ्लोज की प्लॉटिंग करते हैं तो वो 480, 480, 480 आने को तो यहां पर भी 3 बार लिख दो। और अगर यहां पर 3 बार लिख रहे हो, फिर यहां लीज वाले केस में भी 3 बार लिखो, तीनों सालों में। तो या तो ये कर सकते हो, वैसे ये प्रिफर्ड नहीं है। अगर कोई कैश फ्लो दोनों जगह कॉमन है, वही मैंने एग्जांपल दी थी ना बेसिक वाले लेक्चर में कि 10 में 2 बढ़ाओ तो 12 हो जाता है, 13 में 2 बढ़ाओ तो 15 हो जाता है। अब 15 और 12 का फर्क लो तो 3 में हो जाता है। और अगर तुम क्या कहते हैं, 15 और 12 का फर्क लेते हो तो भी 3 है, और 13 और 10 का लेते हो तो भी 3 है। तो कोई चीज इररिलेवेंट है, कोई चीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाता। बहरहाल कोई जिद्दी बच्चा है, बोलता है नहीं सर मैं तो दोनों जगह कंसिडर करूंगा, तो वो कर ले। अभी आपके पास दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि ये प्रोजेक्ट की अर्निंग्स नहीं है। प्रोजेक्ट आपको पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है। ये तो आपने सिर्फ फाइनेंसिंग वाले कैश फ्लोज ड्राफ्ट किए हैं। लीज वाले केस में सिर्फ और सिर्फ लीज रेंटल्स और उसकी टैक्स की बचत, और बोरो एंड बाय वाले केस में एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना, उसकी डेप्रिसिएशन की वजह से होने वाला फायदा, उसके लॉस ऑन डिस्पोजल के होने की वजह से फायदा, और उस लोन पर देने वाला इंटरेस्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गई। अब सर हमारा फैसला क्या होगा? हम लोअर नेगेटिव पर जाएंगे, यानी कि हम यहां पर बोलेंगे कि भाई हमारे लिए जो बेहतर है ना, वो ये है कि हम बोरो एंड बाय करें, क्योंकि बोरो एंड बाय करने के फाइनेंसिंग के जो कैश फ्लोज हैं वो -870279 है। जबकि लीज के, यानी कि लीज पर कोई एसेट लेने के फाइनेंसिंग के नेगेटिव कैश फ्लोज जो हैं वो 1643922 यानी कि ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे, नंबर वन, इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या है हमारा? इन्वेस्टिंग डिसीजन एनपीवी इज पॉजिटिव, वी मस्ट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। नंबर टू, वी मस्ट बोरो एंड बाय, बिकॉज बोरो एंड बाय करने वाले जो कैश फ्लोज हैं उसकी जो एनपीवी है वो कंपैरेटिवली कम नेगेटिव है। और अगर कोई कॉमन कैश फ्लो है, अगर कोई ऐसा कैश फ्लो है जो दोनों वर्किंग्स में होता, तो उसको हम सिरे से ही 100% टोटली इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि यहां पर हमने किया। तो ये मेथड नंबर वन है। इसमें आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंटिंग के लिए यूज करोगे, और जितने भी कैश फ्लोज बोरो एंड बाय की वजह से रेलेवेंट कैश फ्लोज अराइज हो रहे हैं वो ड्राफ्ट करोगे, उसको डिस्काउंट करोगे। और लीज के केस में जितने भी रेलेवेंट कैश फ्लोज लीज की वजह से अराइज हो रहे हैं उसको यहां पर लिखोगे। अच्छा देखो, एक और चीज कर लेते हैं ना। देखो, अगर हम जो है वो लेट से ये कहें कि भाई मैं बोरो एंड बाय की तरफ जा रहा हूं क्योंकि उसका जो नेगेटिव आंसर है वो इतना है, और लीज का नेगेटिव आंसर जो है ना वो ये वाला है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? इन दोनों में डिफरेंस है 773643। लीज वाला आंसर इतने से ज्यादा नेगेटिव है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे, हम बोरो एंड बाय पर जा रहे हैं। ये याद रखिएगा फिगर, इसका कोई काम है, मैं अभी इसको एम्फेसाइज करता हूं कि ये कहां से आप मैच कर सकते हैं। बहरहाल डिसीजन क्या है? बोरो एंड बाय। अच्छा, अभी ये आईआरआर और कॉस्ट ऑफ डेट वाला काम छोड़ दें, एग्जाम में मेनली आप यही करेंगे, लेकिन हम पहले वैक का मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। वैक के मेथड नंबर 2 में सर आपने क्या किया है? वैक के मेथड नंबर 2 में आप लोगों की जो एक ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी, वो पूरी करी है, यानी कि यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डाल दी है।
अब जब मैंने यहां पर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज डाले, मैंने कहा भाई मैं बोरो कर कर एसेट को बाई करूंगा तो ये सारे कैश फ्लोज होंगे और फिर ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी तो होंगे, तो मैंने उसको भी डाल दिया। जब जब उसको डाल दिया तो एनपीवी कितनी आई, 225669 पॉजिटिव। अच्छा, और अगर लीज वाला केस है तो उसमें भी ये वाले डाल दिए, क्योंकि अब हमें दोनों साइड पे डालने पड़ेंगे ना, हम ऐसा तो नहीं कर सकते। ये पैसा तो हम तभी भी कमाएंगे जब हमने एसेट लीज किया, ये पैसा हम तभी भी कमाएंगे जब हमने फंड्स को बोरो कर कर एसेट बाय किया। तो दोनों वर्किंग में 480 डाल दिया, नेट ऑफ टैक्स डाल दिया, 6 लाख में से 20% टैक्स को नेट कर कर डाल दिया। अभी भी आपका क्या डिसीजन होगा? सर मेरा डिसीजन यही होगा कि बोरो एंड बाय बेहतर है, क्योंकि उससे 225669 की एनपीवी आ रही है इन कंपैरिजन टू दी एनपीवी ऑफ लीजिंग द एसेट। और लीजिंग द एसेट के साथ जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मिलाकर जो एनपीवी आ रही है वो बोरो एंड बाय वाले से 773643 कम है। कुछ चीजें मैच हुई? तो मैंने आपको ये कहा था ना, आप दोनों साइड पर इंक्लूड कर भी लेंगे कैश फ्लोज को तो फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। आपने ईयर 1 2 3 इसका भी 480 से बढ़ाया है, उसका भी ईयर 1 2 3 480 से बढ़ाया है। नेट आंसर आपका दोनों जगह 480 की प्रेजेंट वैल्यू 15% के हिसाब से जब से बढ़ जाता है। तो ये आपके पास वो वाले तरीके हैं जिसमें आप वैक को यूज करेंगे। ठीक है जी, वैक को यूज करते हैं तो आप वैक के हिसाब से सारे कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर लेते हैं, बोरो एंड बाई के उसको डिस्काउंट करते हैं, लीज के सारे कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर लेते हैं और उसको डिस्काउंट कर लेते हैं। ये एक चीज हो गई। ठीक है, यहां तक पहले हजम कर लें, स्प्रेडशीट की फाइल आपके पास है, फिर मजीद आगे बढ़िएगा अगली चीज पर, एकदम से ना बढ़ जाइएगा। अच्छा, अब आता है वो काम जो आप एग्जाम में कर रहे होगे, जो ज्यादा कॉमन है, और वो ये है कि हम डिस्काउंटिंग आईआरआर या कॉस्ट ऑफ डेट से करें। बहुत सारी किताबें ये कहती हैं कि वैक से डिस्काउंट करना बिल्कुल गलत है, और आप यहाँ पर सिर्फ फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज लो। आप जो वैक से डिस्काउंटिंग करते हो, भाई वैक तो कंपनी का करंट रेट होता है, आप तो फाइनेंसिंग कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर रहे हो, उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ डेट या आईआरआर रेलेवेंट होता है। तो अब हम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेट से डिस्काउंटिंग। किसी भी लोन का आईआरआर उसका कॉस्ट ऑफ डेट होता है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेसिक लेक्चर्स में आपने डिस्कस किया है। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 14% है प्री टैक्स, जो बैंक ने हमसे इंटरेस्ट मांगा था। पोस्ट टैक्स करेंगे तो 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया, 11.20% आ रहा है। अच्छा सर, क्या कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स निकालना इतना आसान है? अगर टैक्स सेम ईयर में पे हो रहा है, अगर टैक्स सेम ईयर में पे हो रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ यानी कि टैक्स सेम ईयर में पे हो रहा है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स, तो इतना ही आसान है। ठीक है ना? देखिए कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, वो बोलेगा कि भाई 100 रुपए का टैक्स का अगर इंटरेस्ट का अगर एक्सपेंस है तो उसका टैक्स का बेनिफिट उसी साल मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस में वो बोलेगा टैक्सेस आर पेड इन एरियर, यानी कि ईयर 1 का टैक्स ईयर 2 में पे होता है, ईयर 2 का टैक्स ईयर 3 में पे होता है। तो उसके लिए आईआरआर की वर्किंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, वो मैं किसी और लेसन में डिस्कस करूंगा। यहां पर आईआरआर की वर्किंग या कॉस्ट ऑफ डेट की वर्किंग, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट की वर्किंग बड़ी सिंपल है। प्री टैक्स को लिया और उसको 1 - टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि आप करते हुए चले आ रहे हैं। अच्छा, आप आईआरआर को यानी कि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि डेट से रेलिवेंट सारे कैश फ्लोज ड्राफ्ट किए, आज आप लोन ले रहे हैं, ईयर 1 2 3 पर इस पर इंटरेस्ट पे होगा, इंटरेस्ट पर टैक्स रिलीफ मिलेगी और फिर ये लोन रीपे होगा। तो मैंने आईआरआर का जो फॉर्मूला होता है एक्सेल में वो लगा दिया है। आईआरआर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है कि आई इज इक्वल्स टू आईआरआर लिखकर सारे कैश फ्लोज को सेलेक्ट कर लिया, वो हमें आईआरआर कैलकुलेट कर बता देता है। आप वो वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, आईआरआर इज इक्वल्स टू A% प्लस एनपीवीए डिवाइडेड बाई एनपीवीए माइनस एनपीवी मल्टीप्लाइड बाई B - A%, जिसमें आप दो अलग अलग रेट्स लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 14% दिया हुआ है, तो एक बार आपने 10% लिया, एक बार आपने 15% लिया, दो एनपीवीज कैलकुलेट करी और उससे आईआरआर ढूंढा। वो तरीके से भी आप ढूंढ लीजिएगा, 11.2% ही आ रहा होगा। सर ये टेबल आपने बना क्यों दिया आखिर? क्योंकि आपने ऊपर तो कैलकुलेशन कर ली थी। जैसे कि मैंने कहा कि ये सवाल कंपैरेटिवली आसान है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि टैक्सेस आर पेड इन एरियर या टैक्स का जो बेनिफिट है वो 1 साल बाद मिलता है। ये सवाल आसान है। अगर आपकी रिडेम्पशन पार पर है, अगर आपकी इशुएंस पार पर है, अगर आपका इंटरेस्ट जिस साल पे हो रहा है उसी साल उसका टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से अचानक फौरन से आईआरआर निकाल सकते हो। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सवाल बोले कि मिसाल के तौर पर ये जो ईयर 1 का टैक्स का बेनिफिट है 50,400 का, ये ईयर नंबर 2 में आपको हासिल होगा, और ईयर 2 का टैक्स बेनिफिट ईयर 3 में हासिल होगा, और ईयर 3 का टैक्स बेनिफिट ईयर नंबर 4 में हासिल होगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है।
उस केस में आपको पूरा टेबल बनाकर आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब टैक्स का बेनिफिट एक साल डिले में आएगा तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जिस सवाल में ऐसा होगा ना कि टैक्सेस आर पेड इन एरियर्स, उसमें मैं आपको आईआरआर का टेबल बनाकर आईआरआर कैलकुलेट करना सिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि सेम साल में टैक्स पे हो रहा है, पार वैल्यू रिडेम्पशन वैल्यू भी बिल्कुल सेम है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। अभी आपने कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स कैलकुलेट कर लिया। ऑप्शन नंबर 1, बोरो एंड बाई, इफ यू विल इंक्लूड ऑल द फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हियर एज वेल, द नेट आंसर विल नॉट चेंज। अच्छा, अब देखें, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने जो है ना आपके सामने देखें, अब हम वैक वाला तरीका यूज नहीं कर रहे। कौन सा यूज कर रहे हैं? हम वो तरीका यूज कर रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस के लिए कि जिसमें हमें आईआरआर या कॉस्ट ऑफ डेट यूज करना हो। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप अपनी इन्वेस्टमेंट लिखोगे, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया। बोरो एंड बाई के केस में इन्वेस्टमेंट होगी 1.8 मिलियन की, लीज के केस में नहीं है, पहला कैश फ्लो डिफरेंट। सेल्स प्रोसीड लिखोगे 1 मिलियन की, 1 मिलियन रुपया वापस आ रहा था, ये भी आपको याद है, डिस्पोजल प्रोसीड्स। बेनिफिट्स ऑफ टैक्स डिप्रिसिएशन सेम है, बेनिफिट्स ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल सेम है। सर इसमें क्या गायब हुआ? वैक वाले मेथड में आप इंटरेस्ट की पेमेंट लिखोगे, वैक वाले मेथड में आप इंटरेस्ट की पेमेंट की टैक्स की सेविंग्स लिखोगे, यहां पर नहीं लिख रहे। ठीक है, ये डिफरेंस है। यहां पर जो आप कैश फ्लोज लिख रहे हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट लिख रहे हो, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप सेल्स प्रोसीड्स लिख रहे हो, बेनिफिट्स ऑफ टैक्स डिप्रिसिएशन लिख रहे हो, बेनिफिट्स ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल लिख रहे हो, ये सारी चीजें लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन आप इंटरेस्ट का एक्सपेंस और XYZ वाली चीजें नहीं लिख रहे। सर अगर मैं लिख लूं, अगर एक बच्चा उठकर आए बोले कि सर ये है ना, ये सारे ही है ना, इफेक्टिवली अगर यही आप नीचे ऐड कर दो, यानी कि ईयर 0 में 1.8 मिलियन लिख दो, ईयर नंबर 1 में 252 नेगेटिव का और 5400 पॉजिटिव का लिख दो, ईयर नंबर 2 में ये वाली वैल्यू लिख दो, ईयर 3 की ये वाली वैल्यू लिख दो, लिख भी दोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आईआरआर क्या होता है? ये जो कैश फ्लोज अभी हाईलाइट हुए हुए हैं, आईआरआर, इस ये जो आईआरआर हमने कैलकुलेट किया है, ये इन कैश फ्लोज का करा है ना। बिल्कुल सर, इन्हीं कैश फ्लोज का किया है। आईआरआर वो रेट ऑफ डिस्काउंटिंग होता है जिसमें वो एनपीवी को जीरो कर देता है। यानी कि अगर कोई बच्चा ये सारे कैश फ्लोज इधर छाप भी देगा, इधर ऐड भी कर देगा, उसको सुकून नहीं आएगा, तो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, इफ वी इंक्लूड ऑल फाइनेंसिंग कैश फ्लोज हियर एज वेल, द नेट आंसर विल नॉट चेंज। तो इसीलिए उसको करा ही नहीं जाता है इंक्लूड। लेकिन अगर चाहते हो तो ये वाला 1.8 मिलियन कहाँ लिखोगे? यहाँ ईयर नंबर 0 पर लिख दो। ठीक है ना, ये अमाउंट कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख दो। ये अमाउंट कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख दो। ये अमाउंट कहाँ लिखोगे? यहाँ लिख दो। बल्कि मैं आपकी तसल्ली करवा ही देता हूँ ना। आप देखें अभी क्या आंसर आ रहा है, 947554 आ रहा है, 947554। मैं उधर इधर उधर अमाउंट घुसा देता हूँ, फिर मिटा दूंगा। ये एक अमाउंट यहाँ घुसा देता हूँ, फिर ये अमाउंट यहाँ घुसा देता हूँ, ये अमाउंट यहाँ घुसा देता हूँ, और ये वाला सेल खाली है, ये एक अमाउंट यहाँ घुसा देता हूँ, 947554। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए हम इनको लिखते ही नहीं। जिस तरह से आप नॉर्मल एनपीवी के सवालों में, नॉर्मल जो आपके एनपीवी के सवालात होते हैं उनमें भी जो फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज की अमाउंट्स होती हैं वो मेंशन नहीं करते। बहुत सारी बार मुझसे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर आपने फाइनेंस की कॉस्ट इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे हो, एनपीवी में शामिल करो। टीचर बोल देता है जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, बेटा वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट किया ना उसमें इसका इम्पैक्ट शामिल है। बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, बोलता है छोड़ो यार चलो चलता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर बिल फर्ज यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11.20% है ना, तो उससे वो जहां से बना है ना उसके सारे कैश फ्लोज यहाँ शामिल कर दोगे ना, तो उसका नेट इम्पैक्ट एनपीवी पर कुछ नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि वो कॉस्ट, देखो ये समझो, जब वो टीचर कहता है ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इसका इम्पैक्ट शामिल है, उसका मतलब ये होता है कि ये जो रेट कैलकुलेट करा गया है ये एक ऐसा रेट है जो जिस कैश फ्लो से कैलकुलेट किया है, जिसकी तुम बात कर रहे हो इंक्लूड नहीं करे, वो कर दिए, तो फिर भी उसका नेट इम्पैक्ट डिस्काउंटिंग के बाद जीरो आएगा। आईआरआर आपने बचपन में शायद पढ़ा होगा, इफ आईआरआर इज यूज्ड टू डिस्काउंट दी प्रोजेक्ट कैश फ्लोज एनपीवी इज इक्वल्स टू जीरो। यानी कि ये जो रेट आया है ये इन कैश फ्लोज की बदौलत ही आया है। बहरहाल, खैर थोड़ा सा हम ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, ये चीजें मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल या नेट प्रेजेंट वैल्यू या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की लाइव क्लासेस में और उसमें डिस्कस कर भी चुका हूं और कर भी सकता हूं अगर आप दोबारा बोलेंगे तो। बहरहाल यहाँ पर आपने बोरो एंड बाई में वो कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर देने हैं जो बोरो एंड बाई की वजह से आएंगे। यहाँ पर आप इंटरेस्ट की कॉस्ट वगैरह ना शामिल करें, बेहतर होगा। आपने ऊपर यहाँ पर वैक वाले में करी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, ये आपके 947554 नेगेटिव आ गया। ऑप्शन नंबर 2 ये था कि आप एसेट को लीज करो, लीज के वही कैश फ्लोज हैं।
उन्हीं कैश फ्लोज को आपने जो है आईआरआर की बदौलत डिस्काउंट किया। आईआरआर की बदौलत, आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि 11.20%। अगेन क्या किया आपने, इसको और इसको कंपेयर किया, आपका आंसर यहां पर कंपैरेटिवली कम नेगेटिव है तो इसको आप सेलेक्ट कर लोगे। अगेन वही वाली बात, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज यहाँ शामिल क्यों नहीं है? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इसलिए शामिल नहीं है क्योंकि अगर दोनों जगह शामिल कर भी दिए जाएं तो वो दोनों जगह की वैल्यूज उतने ही अमाउंट से इंक्रीज कर रहे होंगे। सो ये स्प्रेडशीट आपके पास है, इस स्प्रेडशीट को अच्छे से गो थ्रू करें। थोड़ा सा मैं समराइज करूं तो आपने दो काम करने हैं। नंबर वन, पहले इन्वेस्टिंग डिसीजन, उसके लिए आप वैक यूज करेंगे डिस्काउंटिंग के लिए। जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजन कर लेंगे, ये पता चल गया एसेट खरीदना है, फिर आप देखेंगे कि वो एसेट खरीदने के लिए फंड्स को बोरो कर बाय करना है या फिर मुझे वो एसेट लीज पर लेना है। उसके दो तरीके, एक वैक वाला तरीका, एक आईआरआर वाला तरीका। वैक वाला तरीका होगा तो क्या होगा भाई, वैक वाला तरीका होगा तो ये सारे आपके कैश फ्लोज आ रहे होंगे। और अगर आईआरआर वाले तरीका होगा तो पहले आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे आप डिस्काउंटिंग कर लोगे। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक चीजें क्लियर हुई होंगी लीज और बोरो एंड बाई के चैप्टर में। इस स्पेसिफिक स्प्रेडशीट की फाइल को ढंग से देख लें और साथ में से पिछला लेक्चर जो था वो भी बड़े ढंग से देख लें तो आप बहुत सारी चीजें बआसानी समझ सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।